बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, आज वीकेंड यानी आज सैटरडे है, तो तमाम जितने भी बहुत सारे लोग हैं जो वीकेंड घर पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, नाश्ते मज़ेदार तैयार हो रहे होते हैं। हमारी घर की जो ख़वातीन हैं, जैसे घर में हमारे बड़े होते हैं, उनके लिए बड़े मज़ेदार नाश्ते बन रहे होते हैं। बच्चों की अपनी अलग फरमाइशें होती हैं, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, तो बच्चों की फरमाइशें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही होती हैं। कुछ ना कुछ उनकी एक्टिविटीज़ भी जारी होती हैं। जैसे आजकल मौसम बड़ा अच्छा है, तो काफ़ी लोग जो हैं वो बाहर भी जा रहे होते हैं, पिकनिक भी मना रहे होते हैं, सैर सेहत के लिए जो है वो लोग जा रहे होते हैं। तो बड़ा अच्छा वो कहते हैं ना, गर्मियों का जब मौसम आता है तो लोग उसको एंजॉय भी करते हैं। साथ साथ जैसे अभी मुश्किल हालात भी चल रहे हैं, उसके साथ साथ आपको मुस्कुराना नहीं भूलना चाहिए। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टेंशनें और मसाइल आते रहते हैं, उनको हल भी हम नहीं करना है, लेकिन अगर हम लोग बड़ा हिम्मत के साथ काम करें और बड़ी सब्र के साथ चीज़ों को लेकर चलेंगे, तो हमारी चीज़ें जो हैं वो बहुत आसान होंगी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, बड़े अच्छे मेरे कॉलीग भी रह चुके हैं, बड़ी अच्छी होस्टिंग भी करते रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी शुकेब अहमद, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर मुल्तान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। बड़े लंबे अरसे बाद जनाब आज आपसे मुलाकात हुई जी। और थोड़ा सा पहले ये हुआ करता था आसमा कि मैं और आप ना साथ साथ बैठे प्रोग्राम होस्ट आज कर मुझे रहे आते ही ना इन्होंने ये बात की कि आज मैं आपका गेस्ट बन रहा हूँ, क्योंकि हमने हमेशा बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स एक साथ होस्ट किए हैं और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बड़ा मजा भी आया, हम लोगों ने बड़ा एंजॉय भी किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे जनूबी पंजाब की बहुत ही खूबसूरत आवाज और बहुत ही अच्छे इंसान साजिद अली मुल्तानी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। बिल्कुल ठीक। क्या हाल चाल है? आज आप माशाल्लाह जो है वो बड़े खुश भी नजर आ रहे थे मुझे। बस पौड़ियां चढ़ के सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, जरा थोड़ा जी बंदे को ना एक हेल्दी एक्टिविटी है जी आसादे जरा अगर रोजाना सदेशो तो सारी मेहरबानी आगे सारी वजन कम हो जाएगा। अब मैं यही तो कह रही हूँ, मुसलसल बुला लिया ना, और इतनी 4 मंजिलों पे अगर आपने सीढ़ियां चढ़ाई उनसे। और बड़ा अच्छा। मैं तो सोचा ही अगर एक मंजिल बिया चढ़दा ना तो उत्ते अल्लाह सही है। शुकेब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज नाज़रीन इनके एक तो महकमे के हवाले से आज जानेंगे और साथ साथ इनकी लाइफ के बारे में भी जानेंगे कि आजकल इनकी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। तो सबसे पहले तो आपके महकमे के हवाले से जान लेते हैं कि इस के बारे में हम बहुत कम सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो एक तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से जान लें और सेकेंडली आपके महकमे के हवाले से भी जानें। जी आसमा, बड़ा एक तो खैर गेस्ट चेयर पे बैठना ना मेरे लिए मुश्किल काम है, आपको पता है। अच्छा, चले आज आप मेंटी तौर पे खुद को प्रिपेयर कर ले कि आज मैं गेस्ट हूँ। अच्छा क्योंकि बतौर होस्ट आदत पड़ चुकी है सवाल करने की, जवाब देने की नहीं है। चले आज जवाब दे। आज मैं आपसे सवाल करूंगी और आप मुझे जवाब। अच्छा, वैसे भी क्योंकि मैं बतौर इस वक्त सिविल डिफेंस ऑफिसर मुल्तान यहाँ मौजूद हूँ, तो आसमा ये जो हमारा महकमा है, ये बुनियादी तौर पर तो ये आपका सवाल बड़ा अहम है कि सिविल डिफेंस के हवाले से लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस कम है पब्लिक लेवल पे ना। पुलिस डिपार्टमेंट को हर कोई जानता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ज्यादा लोग जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हमारा पब्लिक के हवाले से कह लीजिए कि इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ लिमिटेड। तो एक तो ये कि चलें आपके फोरम से लोगों से बात करने का मौका मिल गया ना आज इस हवाले से। सिविल डिफेंस या जिसको आप शहरी दिफा कहते हैं ना, बुनियादी तौर पर ये वॉर टाइम में एक बनने वाला महकमा है। और क्योंकि जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई ना, तो जाहिर सी बात है कि मिलिट्रीज तो बॉर्डर पे लड़ रही होती है, तो जो शहरी आबादी है वो बड़ा अफेक्ट हुआ करती है। जाहिर सी बात है कि मोरल डाउन करने के लिए हमेशा किया ये जाता है कि शहरी आबादियों को हिट किया करती थी फौजें, एयर अटैक्स होते थे, फजाइया हमला करती थी, तो शहरी आबादी ज्यादा नुकसान उठाती थी। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये देखा कि इतनी तबाही शहरी आबादियों पर भी आई, तो ये फिर सोचने के लिए सब ने सर जोड़ा कि कोई ऐसा महकमा होना चाहिए कि जो जंग के दौरान शहरी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ कर सके।
उसको ये सिखा सके कि अगर एयर अटैक हो तो आप खुद अपना बचाव कैसे करें, खंदकें कैसे बनाई जाएंगी, उसमें बैठना कैसे है, शहरी आबादियों में ब्लैकआउट कैसे करना है, अगर फजाइया हमला करती रात के वक्त तो आपको तब अपना दिफा कैसे करना है, दिन में ब्राउन आउट कैसे करना है, आपने खुद को कैमोफ्लैज कैसे करना है कि आप आसानी से निशाना ना बन सकें। ये तो वो बेसिक पर्पस था जिसके तहत सिविल डिफेंस वजूद में आया 40s के डेकेड में। ठीक है, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान बनने के फौरन बाद महकमा शहरी दिफा वजूद में आ गया और बेसिकली अभी एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है जिसका एक हेडक्वार्टर जिनेवा में भी है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हम उसको कहते हैं, जिसमें तमाम ममालिक जहां पर ये महकमा मौजूद है उसके मेंबर्स हैं। एनीवेज, जंगों के अलावा जब पीस टाइम है, अमन का दौर है, तो भी जाहिर सी बात है आप देखते हैं कि इंसान जो है ना वो कभी ये नहीं होता कि उसकी जिंदगी से चैलेंजेस रुखसत हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हर वक्त आपको जब भी आप रोज उठते हैं आपको एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है जी। और जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हाँ। जैसे जैसे हमारी जिंदगी में साइंस और टेक्नोलॉजी और इन चीजों का वो असर और सूख बढ़ता जा रहा है, इनका जो अमल दखल है वो बढ़ता जा रहा है, उतने ही हमारे लिए चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर बढ़ती आबादी के साथ उसमें मजीद इजाफा होता है। तो फिर वो ये नहीं, जब जंग नहीं है तो फिर पीस टाइम में भी सिविल डिफेंस को बहुत सारे रोल दिए गए, तो हम फिर बहुत सारे हवालों से काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा मेन काम है अब पीस टाइम में वो है फायर एंड सेफ्टी के हवाले से अपने हमारी जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज हैं। ठीक है, अब उनके हवाले से थोड़ा सा बता दूं कि एक छोटी सी दुकान से लेकर और किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट तक, वो आपकी कोई फर्टिलाइजर फैक्ट्री हो, वो आपका कोई न्यूक्लियर प्लांट हो, वो आपकी एक टेक्सटाइल मिल हो, क्योंकि जहां पर ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं वहां पर हादसे का अंदेशा मौजूद है। हाँ। खासतौर पर आग लगने के वाकयात तो बहुत ज्यादा है। हाँ जी। तो फिर सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट का बेसिक पर्पस ये है पीस टाइम में कि हम एक किसी हजाम की दुकान या एक पेंट शॉप से लेकर और किसी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री तक फायर फाइटिंग और सेफ्टी मेजर्स को हम इंश्योर करें कि वो एक मतलूबा मिकदार में वहां मौजूद भी हैं, वो फंक्शनल भी हैं और उनको इस्तेमाल करने के लिए वहां पर काम करने वाले वो रेडी भी हैं, प्रिपेयर्ड भी हैं और ट्रेंड भी हैं। सही। उस मकसद के लिए ट्रेनिंग्स करवाना भी हमारे महकमे का काम है। सही, मतलब आप प्रॉपर ट्रेनिंग्स करवाते हैं ताकि ऐसी भी कोई भी हंगामी सूरत हो जाती है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेंड लोग हों। अच्छा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह आसमा, आपका सवाल ये यहीं पर यानी बहुत अहम है कि आप और हम घरों में रहते हैं, घरों से बाहर फिर इदारों में काम कर रहे हैं। हम अभी एक इदारे में बैठे हैं, यहाँ पर बहुत सारी मशीनरी इस वक्त भी काम कर रही है। आप घरों में अगर किचन में काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी आप आग का इस्तेमाल कर रहे होते हो बतौर खवातीन, क्योंकि हाँ, आपका किचन में भी बहुत सारा वक्त गुजरता है। यानी हम हर वक्त इस खतरे की हवाले से तो कह लीजिए कि एट रिस्क है। ठीक है, तो हमारी जो ट्रेनिंग्स है ना वो हम सबको, मुझे और आपको बुनियादी तौर पर शहरी दिफा की तरबियत फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनाती है। क्या यहीं पर देखिए आग एकदम नहीं फैलती, छोटी सी एक उसका एक छोटा सा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अगर बतौर फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप और मैं ट्रेंड हैं, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग ली हुई है, तो हम उसको उसी पॉइंट पर बुझा सकते हैं। एक उधर ही चूल्हे तक बुझाया जा सकता है। अगर एक घर में खवातीन सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग ली हुई है, उन्होंने अगर फायर फाइटिंग की, अगर एक इदारे में काम कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड के आने तक तो पता नहीं क्या कुछ हो चुका होगा। तो अगर यहां पर काम करने वाले 4-6 अफराद को वो आलात इस्तेमाल करने आते हैं जो आग बुझाने में काम होते हैं, ये पता है कि कौन कौन सी चीजें यहां मौजूद है जो हमें हेल्प कर सकती है। ठीक है, अपनी कैपेसिटी अगर हम जानते हो तो बीइंग फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स मुमकिन है कि किसी और इदारे की हेल्प आने तक हम अपनी मदद आपके तहत हम वो काम कर चुके हों, अपने आप को बचा चुके हों, अपने इदारे को, अपने घर को बचा चुके हों। छोटी छोटी जो आपके उसमें है कि आप कर सकते हैं, तो वो आपको लाजमी पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप किस तरह। और अवेयरनेस के साथ तरबियत, दैट इज वेरी, ये बड़ी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। साहिब साहब, क्या हो रहा है आजकल, कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सिंगिंग कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सिंगिंग तो अच्छी जा रही है, मगर जो हुकूमती पॉलिसी है उससे बड़ी डिस्टर्ब है। फनकारों के लिए खास तौर पर, हाँ। आम इंसान के लिए, मजदूरों के लिए वो थोड़े से उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब है। तो साउंड एक्ट भी है उसके हवाले से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, वो किसी चीज़ को नहीं देखते। वो अपनी चाहत को देखते हैं, अपने प्यार को देखते हैं, अपनी मोहब्बत को देखते हैं, अपने ज़ौक़ को देखते हैं। उसके हवाले से अल्लाह की रहमत है, अच्छे काम भी कर रहा हूँ। अच्छा प्रोजेक्ट अभी मैंने
कुछ दिन पहले ही एक अपने ही चैनल से एक सॉन्ग रिलीज किया है। कुछ महीने पहले एक मैंने सॉन्ग रिलीज किया है, यानी कि काम हो रहा है, काम कर रहे हैं। हाँ जी, काम कर रहे हैं। अच्छा, कितना अरसा हो गया साजिद आपको? तो माशाल्लाह बड़े अरसे से हम देख रहे हैं सिंगिंग करते हुए, कितना अरसा हो गया आपको? अब मेरी उम्र पूछ रहे हैं या अरसा पूछ रहे हैं? दोनों बता दें। अब हम आदमी से तो पूछ सकते हैं आपकी उम्र क्या है? 47 मेरी है उम्र, और 32 मुझे हो गए इस काम में। 32 इयर्स आपका एक्सपीरियंस है म्यूजिक के हवाले से। ठीक है, सीख रहा हूँ, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, सीख रहा हूँ। जाहिर सी बात है। अच्छा, सीखने का अमल तो आपका हमेशा जारी रहता है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं परफेक्ट हूँ। आपका जो भी शोबा हो, अब हम ये शोबा लें, आपका शोबा लें, म्यूजिक, वहाँ सीखने का अमल जो है वो कब्र तक जारी रहता है। बिल्कुल। ऐसे शाकिर साहब का कलाम, साजिद की आवाज, फिर वो जो हमारा फोक टच होता है ना म्यूजिक का, वो बड़ा मजेदार लगता है। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है, एक आपका कलाम की भी बड़ी कशिश होती है ना, फिर आप उसको गा रहे होते हैं, निभा रहे होते हैं, तो बड़ा आपको सुरूर दे रहा होता है, आप इसको एंजॉय भी करते हैं। कोशिश होती है कि कलाम, जो जिस किस्म का कलाम लिखा हुआ है उसके हिसाब से ही कोई कंपोजिशन हो और उसके हिसाब से ही उसका म्यूजिक हो। अगर उसको आप फिर उसके जो उसमें तखय्युल है उसका, उसमें आपकी सोच हो, आप जब गा रहे हैं तो आप उसको, उस तखय्युल को समझे और सोच के गाएं, तो फिर ये सोने पे सुहागा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ट्रेनिंग्स वगैरह भी दे रहे हैं बच्चों को, कोई सिखा रहे हैं, एकेडमी वगैरह बनाई हुई है आपने? एकेडमी तो नहीं बनाई हुई, आजकल सीखने का रुझान नहीं है। अगर जो कुछ सिखाना चाहते हैं वो सीखने का रुझान नहीं है। आज तो कंप्यूटर है और उसके ऊपर अपने जैसी भी आवाज हो उसको ट्यून करके उसको अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब तो न्यू स्टूडेंटों ने अपने घरों में अपने दोस्तों की एक जगह बनाई हुई है, कोई स्टूडियो छोटा सा बना लिया, या अपने कमरे में कोई, अगर इतनी सहूलियात हैं तो कमरे में वो कंप्यूटर रखा हुआ, उस पर सॉफ्टवेयर वगैरह है, वो कर रहे हैं। आप समझते हैं कि वो गाना ठीक है? बस वक्त की जरूरत है, बस चल रहा है, ठीक है। हर बंदा अपनी जगह पे ठीक होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल गलत है, क्या पता वो हमसे ज्यादा बेहतर समझती हो, मगर सीखने का अमल तो जारी रखना चाहिए ना। सीखना, जो सीख कर आता है तो वो किसी मकाम पे बैठता है, बिल्कुल ऐसे ही, नहीं तो गुम हो जाता है। कई आए कई गए, ऐसे ही है। तो जो सीखने वाले हैं वो अब भी जिंदा हैं, चाहे वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। हाँ, लेकिन उनकी आवाज, उनका नाम आज भी जिंदा है। बिल्कुल ऐसे ही है। शकीब, आपको म्यूजिक कितना पसंद है? बहुत ज्यादा। सुनते सुनते यही सोच रहा था कि ये जो फोक सिंगर्स हैं हमारे, बहुत बड़े बड़े नाम थे। अल्लाह दिता लूने वाला और मंसूर मलंगी साहब और तालिब हुसैन दर्द साहब, जी, और बड़े खूबसूरत नाम। अच्छा, एक ये जो अभी बात कर रहे थे ना कि अब की जो नस्ल है, मैं वो कई दफा ये आजकल के म्यूजिक को ऐसे थोड़ा सा कभी एनालाइज कर रहा होता हूँ ना, कि देखिए उसकी कोई लाइफ ही नहीं रह गई। यानी हमारे देख लीजिए कि माजी के जो सिंगर्स हैं उनकी गाई हुई चीजों को बिलाखिर उठा के रीमिक्स करके और कुछ ना कुछ करके। अच्छा, मोस्टली अब यही आ रहा है ना, नुसरत फतेह अली खान साहब के हम सॉन्ग्स देख रहे हैं, वही गाने जो हैं वो रीमिक्स होके आ रहे हैं। मेहदी साहब को दोबारा गा रहे होंगे, नुसरत को दोबारा गा रहे होंगे, नूरजहां की चीजें उठा के दोबारा रीमिक्स करके गा रहे होंगे। इट मीन्स के ये जो अब का म्यूजिक है उसमें इतनी जान नहीं है कि कुछ दिन बल्कि कुछ घंटे भी सरवाइव कर सके। अच्छा, पहले के गीत 70 साल 80 साल पहले का गाया हुआ एक गीत वो आज भी मशहूर है, आज भी उसको रीमिक्स करके गा रहे हैं। और अब का जो गाना है उसकी लाइफ चंद घंटे भी नहीं है। हाँ, अच्छा, आजकल रात मेरी सिस्टर ने एक सॉन्ग लगाया है, मैं तो वो सुन के बड़ी हैरान परेशान थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या सॉन्ग है, क्या म्यूजिक है। कुछ अर्सा पहले बड़ा मशहूर हुआ था वो, साकू ढोल मनामना है, ठीक है ना, उसको फिर रीमिक्स किया गया। हाँ जी। अगर उसको उठा ले, इसका मतलब है उसने सादे म्यूजिक में इतना अच्छा गाया है तो उसको रीमिक्स किया जा रहा है। जितने भी रीमिक्स किए जा रहे हैं गाने वो वही हैं जो सादे स्टाइल में गाए हुए हैं। हाँ, बस ये कि थोड़ी यंग जनरेशन जा रही होती है कि थोड़ा म्यूजिक उसको लेकर वो अपने आप को प्रमोट करते हैं, उस गाने को लेकर, उस कंपोजिशन को लेकर, उस शायरी को लेकर। आज तो मेरे ख्याल में हमारी सकाफती शायरी में बहुत फुकदान है। आजकल के जो जितने भी गुलकार हैं, चाहे जितने मकाम पर हैं, उनको अपनी सकाफत को छोड़ दिया है।
और कोशिश करनी चाहिए अपने सकाफत को भी साथ रखें, अपने कल्चर को भी साथ रखें, अपने कल्चर को मत भूलें, चाहे जिस म्यूजिक में करें, अच्छी बात है। वक्त की जरूरत है। एक अगर हमने मगरिब के साथ या एशिया में चलना है, रहना है, हमने अपने म्यूजिक को लेकर चलना, वक्त की जरूरत है, मगर अपने कल्चर को मत भूलें। अपने अल्फाज में, अपनी कंपोजिशन में और अपने म्यूजिक में दोनों का टच दें, उसको बेहतर अंदाज से हम उसको चला सकते हैं। बिल्कुल। इनसे मजीद भी जानेंगे नाज़रीन, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा शकीब, ये बताएं, जिस तरह अभी मौजूदा डिजास्टर्स हैं तो उनसे लड़ने के लिए ये महकमा क्या रोल प्ले कर रहा है? जिस तरह अभी बहुत सारे जगहों पे जो है इस तरह के वाकयात देखने में आते हैं, जिस तरह अभी सैलाब का भी जो है खदशा है, बहुत सारे इलाकों में आया भी है, उस हवाले से बताइएगा। अच्छा देखिए आसमाई, बड़ा अहम सवाल है। हमारे जो मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले भी कि इंसानी जिंदगी हमेशा चैलेंजेस से भरपूर रही है। और जो डिजास्टर्स हैं वो भी नित नई शक्लों में आते रहते हैं, कुछ हमेशा से अपनी मखसूस शक्ल में मौजूद हैं। कुदरती आफात जो हैं, अभी आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ 2005 में जलजिला, उसके बाद 2010 का वो भयानक सैलाब, और उसके बाद छोटे मोटे जलजिले बहरहाल हमारे इलाकों में आते रहते हैं। मोस्ट रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले जो अफगानिस्तान में, ठीक है। तो हमारे लिए हर वाकये में लर्निंग होनी चाहिए। ये जो दोनों तरह की आफात है ना, कुछ हमारे अपने हाथों की लाई हुई होती हैं कि हम यानी कुछ अदम तवज्जोही से, बेपरवाही से, अदम एहतियात से चीजों को डिजास्टर बना देते हैं। अच्छा, अब उसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लीजिए कि हमारे यहाँ यानी जिन चीजों को बहुत मामूली लिया जाता है कि हम ये हमेशा ये करते हैं कि हमारी गाड़ी में, मैं नहीं देखता कि यानी हमारी 99% गाड़ियों में, जाती गाड़ियों में भी कहीं आपको कभी फायर एक्सटिंग्विशर नजर आया हो। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छोटे छोटे वो आग बुझाने वाले आलात नजर आएंगे, लेकिन जाती हवालों से हम अगर देखें ना हमारी अपनी गाड़ियों में, और उधर भी शायद पता नहीं कितनों को इस्तेमाल करना आता हो या ना करना आता हो, हमारी अपनी छोटी सी लापरवाही एक बहुत बड़े हादसे का सबब बन जाती है। ठीक है, 2-4 चीजों को हमें बड़ा केयरफुली देखना है। एक तो ये कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैजर्ड्स क्या है, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खतरे का बाइस बन सकती हैं। सही। एक तो हम खुद यानी थोड़ी सी अगर अपने इर्द गिर्द नजर डाल लें ना, तो हमें बहुत कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। बहुत कुछ हमारे लिए ऐसा होता है कि जिसको हम देख रहे होते हैं और महसूस कर रहे होते हैं कि ये खतरा बन सकता है। वो किसी भी कैपेसिटी में, इस बिल्डिंग में हम बैठे हैं तो देखिए कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हैजर्ड बन सकती हैं। और उस हैजर्ड से निपटने के लिए 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आपको ये पता हो कि आपके इर्द गिर्द खतरात किस नौइयत के। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये शहर है ना, ये जलजले की फॉल्ट लाइन पर नहीं है हमारा जनूबी पंजाब, लेकिन पहाड़ी इलाके जलजले की फॉल्ट लाइन पर होते हैं। हमारा इस्लामाबाद जलजले की फॉल्ट लाइन पर है। हमारा हैजर्ड क्या है जी, ज्यादातर सैलाब है। ऐसे ठीक हो गया। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, क्या कहना? मैंने सादिक अली खान मुल्तानी का गाना सुनना है, फलरवंदा को आई है इससे। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपकी फरमाइश पूरी करेंगे जी जी। अच्छा, तो एक तो ये कि हैजर्ड्स हमारे क्या हैं, हमें उनकी हवाले से आगाही होनी चाहिए। आग हमारी हर जगह दुश्मन है, चाहे वो एक देहात का घर हो, वो एक शहर का घर हो, एक फैक्ट्री हो, एक मिल हो, एक प्लाजा हो, एक शॉपिंग मॉल हो, ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है जिससे हमें फाइट करनी पड़ती है। हम लफ्ज भी यही इस्तेमाल करते हैं, फायर फाइटिंग। ठीक है, अगर एक दफा शुरू हो जाए तो हमें इससे लड़ के इसके ऊपर काबू पाना पड़ता है। ठीक है, तो एक तो ये कि हमें अपने हैजर्ड्स का पता हो, फिर ये देखें कि हमारे इर्द गिर्द एट रिस्क क्या चीजें हैं, हमारी वुल्नरेबिलिटीज क्या है, हम कहां कमजोर हैं। हम फॉर एग्जांपल हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं तो हमें ये पता हो कि हमारी यहां पर वीकनेस क्या है, हमारे पास इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये हमारी एक वुल्नरेबिलिटी, इसका मतलब हम वुल्नरेबल है, हमें आराम से नुकसान पहुंच सकता है। एट रिस्क क्या चीजें हैं? आमतौर पर जब डिजास्टर्स आते हैं ना, तो इमारतें, कमजोर इमारतें एट रिस्क होती हैं। सैलाब आ गया तो कच्चे घर एट रिस्क हैं। आग लग जाए तो हमारे वो चीजें, हमारे घर के मटेरियल्स एट रिस्क हैं। बुजुर्ग एट रिस्क होते हैं, बच्चे एट रिस्क होते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमें ये पता हो कि हैजर्ड्स क्या हैं, एट रिस्क चीजें क्या हैं, हमारे वुल्नरेबिलिटी क्या है, हम कौन कौन सी चीज की वजह से हम नुकसान के ज्यादा करीब हैं, किन किन
एंगल से और अपनी कैपेसिटी का पता हो कि हमारी कैपेसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल, रात में अंधेरा हो जाता है, एकदम लाइट चली जाती है, एक टॉर्च हमारी कैपेसिटी है ना, एक दिया हमारी कैपेसिटी है। हम पानी के करीब हैं, एक ट्यूब जिसमें हवा भरी हुई हमारी कैपेसिटी है। ठीक है, यानी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो हमारी कैपेसिटी का हिस्सा होते हैं। ठीक है। तो आपके इसमें कितने लोग जो हैं वो आप ट्रेन करते हैं, कितने लोग इसके आपके स्टाफ के हवाले से भी जानना चाहेंगे ना, ये बताइएगा। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी और हसास भी और अहम भी। हमारा क्योंकि बुनियादी काम है ट्रेनिंग्स देने का भी, ठीक है, कि हमारी जहां पर फायर फाइटिंग मेजर्स की हम बात करते हैं कि होने चाहिए, फंक्शनल होने चाहिए और उनका इस्तेमाल आना चाहिए। उसके बाद ये भी हमारे महकमे का ही काम है कि हम शहरी दिफा की तरबियत देते हैं। ठीक है, और वो मुख्तलिफ तरह की तरबियत है, उसमें फर्स्ट एड की तरबियत है, उसमें आग बुझाने की तरबियत है, उसमें रेस्क्यू की तरबियत है, उसमें इवैक्यूएशन कि खुदा न खासा कुछ हो गया तो हम निकले कैसे, भगदड़ मचाकर निकलें या किसी सलीके से भी निकला जा सकता है जिससे नुकसान कम हो। ठीक है। तो हमारी जो तरबियत है उसमें हम 2-3 चीजों को ज्यादा फोकस करते हैं। तालीमी इदारे, सरकारी इदारे और गैर सरकारी इदारे, जिसमें फैक्ट्रीज, मिल्स, इंडस्ट्री आपकी आ जाती है। और अब हम क्योंकि हम अर्बन एरिया में रहते हैं तो डे बाय डे हमारे इर्द गिर्द शॉपिंग मॉल्स, प्लाजाज, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। सही है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर जो मौजूद लोग होते हैं, शॉपकीपर्स हैं, जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं, उनको भी कोशिश करते हैं कि सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दें ताकि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन जाए। खुदा न खास्ता कुछ होते देखें तो पहले खुद ट्रेंड होंगे, वरना तो हमारा असल अलमिया ये होता है, सड़क पे एक्सीडेंट होता है और 200-500 लोग इकट्ठे हो जाएंगे 2 मिनट में, लेकिन कोई हेल्प करने के काबिल नहीं होता, इसलिए ट्रेंड ही नहीं होते। हमारी पता नहीं होता ना कि फौरन आपने किस तरीके से अगर कोई गिर गया है तो आपने उसको कैसे संभालना है। हाँ बिल्कुल। और हम अपने गैर तरबियत याफ्ता होने की वजह से बाज़ औक़ात नुकसान का साइज बढ़ा बैठते हैं। ये भी एक मसला है। माज़रत के साथ मैं 47 का हूँ, आज तक मैंने कभी देखा, मैंने ये चौक शहीदा वाले रोड के ऊपर इनका ऑफिस है। जी ऑफिस है, ठीक है ना। तो हमने कभी नहीं देखा कि आप तो अब जहाँ पर मेरे ख्याल में आए, उससे पहले भी मैं इतने अरसे की बात कर रहा हूँ, हमने कभी नहीं देखा कि ये एक प्लाजा है, उसके बाद राष्ट्र क्या हुआ जी, यहाँ ट्रेनिंग हो रही है सिविल डिफेंस वालों की। अदरवाइज ये सिस्टम ही देखा। अभी आप रहमत सेंटर में चले जाएं, मुल्तान में है, माल प्लाजा में चलेंगे, वहां कोई ऐसा हालात मुझे नजर नहीं आता कि कोई सीढ़ियों में खड़ा हो या कोई दुकान के बाहर लगा हुआ हो जिससे आग बुझाई जा सके फौरी तौर पे, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। अभी आप चले जाएं खान प्लाजा सेंटर में, चले जाएं खान प्लाजा में कंप्यूटर की मार्केट है, वहां पर मुझे कोई हालात ऐसा नजर नहीं है। तो इस पे थोड़ा सा फोकस दें, उनकी जो यूनियन है ना उनको जरा कहें, उनको सख्ती करें उनको कि ये चीजें होनी चाहिए। हाँ, जरूरी है ना कि आपके ये मजबूरी। दूसरा, आजकल के जो आप एसी वाला सिस्टम आ गया है, अपना कमरे बंद होते हैं, तंबाकू नोशी हो रही होती है, एक बंदा उठता है, वो रूम स्प्रे पड़ा होता है, वो उठा के मार देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। गाड़ी में बैठे हैं, शीशे बंद है, रूम स्प्रे डाल दिया है, वो भी पता लगा कि थोड़ी देर में किसी ने सिगरेट भगा ली है, तो वो खत्म, उसके सराहत रह जाते हैं। पब्लिक अवेयरनेस है, हम पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते हैं। ठीक है। और मैंने कहा ना कि जैसे हम मुख्तलिफ इदारों में, क्योंकि मेरे पास जो हमारा जो तरबियती स्टाफ है, ट्रेनिंग स्टाफ जिसको हम इंस्ट्रक्टर्स का एक शोबा है हमारा, वो बड़ा महदूद सा है। और इस वक्त मुल्तान जिले के लिए वो 4 से 5 अफराद पर मुश्तमिल है। एक तो हमारी अपनी भी एक कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है बतौर महकमा, कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा अफराद हों ट्रेनिंग के हवाले से। वरना हमने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में कुछ 3-4 दिन पहले ट्रेनिंग्स करवाई, हम प्लाजाज में जाकर ट्रेनिंग्स करवाते हैं, नए जो शॉपिंग मॉल्स हैं इधर जाकर ट्रेनिंग्स करवाते हैं, इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करवाते हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट में हम इदारों में जाकर ट्रेनिंग करवाते हैं। एक जो है बहुत सारे हम वाकयात देखते हैं, हर रोज के कुछ ना कुछ इस तरह के आग लगने के या हाँ, तो हर रोज यही कुछ होता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक अच्छा, और इसमें हमारी पब्लिक का ये जो साजिद ने जिस तरफ तवज्जो दिलाई है ना, ये बहुत अहम है कि हम लाखों करोड़ों का एक अरबों रुपए का एक प्लाजा बना लेते हैं। हाँ। अपनी इन्वेस्टमेंट वहां कर रहे हैं, लाखों रुपए लगाकर, करोड़ों रुपए लगाकर एक शॉप बना रहे हैं, लेकिन चंद हजार रुपए का फायर फाइटिंग का सामान लेना हमें लग रहा होता है कि हमारी जेबों पर बोझ है। आप इस तरीके से खुद को सेव कर रहे हैं, अपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को सेव कर रहे हैं। सेफ्टी बड़ी जरूरत है। उसमें ये भी है कि मैं दुबई में गया हूँ, सऊदीया में गया हूँ,
जिस रूम में हम रहते थे, मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ये शावर टाइप चीज लगी हुई, ये क्या है? उसने कहा जी ये वो है कि यहाँ अगर आग लग जाए इस बिल्डिंग में, और यहाँ पर हर बिल्डिंग में वो पूरा एक जैसे पानी की एक प्लानिंग की जाती है ना, तो एक पाइपलाइन बिछाई जाती है, ऐसे शावर के लिए हर कमरे में एक पाइपलाइन बिछाई जाती है ताकि यहाँ आग लगे, आग वो नीचे से फायर फाइटर लेना, और नीचे जब आप बिल्डिंग में इंटर होंगे ना, वहां एक पाइप लगा हुआ होता बहुत बड़ा, उसके साथ वो फायर फाइटर वाला वो पाइप नहीं होता, वो मशीन पूरी लगी हुई होती है ताकि अगर इतनी आग भड़क जाती है तो उसको ये भी बुझा सके। यहीं पर आया कि जब वो गाड़ी आएगी फिर वो काम करेंगे, ये भी अभी बड़ी जरूरत है। आग लगने से वो जो शावर होता है ना कमरे में लगा हुआ था, वो खुद ब खुद चल पड़ता है। वो बिल्कुल ऐसे जी, वो स्प्रिंकलिंग सिस्टम उसको हम कहते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में नहीं है, हमारे जो नए प्लाजाज हैं, जो नए शॉपिंग मॉल्स हैं, वहां इंस्टॉल है। और जो पुरानी जाहिर सी बिल्डिंग्स हैं उधर इस तरह का आपको एहतमाम कम ही नजर आता है। तो जी आसमा, आप कुछ? हाँ, मैं वही कह रही थी कि ये चीजें ऐसी हैं कि जो अभी हमें बड़ी जरूरत है। अभी जिस तरह अभी अगर फायर ब्रिगेड की हमें जरूरत पड़ जाती है तो वहां पर अभी वहां की जो चीजें हैं, आलात हैं, वो बड़े अभी कम नजर आते हैं हमें, क्योंकि लोग फौरन वक्त पे नहीं पहुंच पाते और फिर ज्यादा जो है हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी कह रहे थे वो कि हमारे सिविल डिफेंस में तो जो उसकी बिल्डिंग है वो छोटी है, तो दूसरे 3-4 बंदे हैं जो इसकी ट्रेनिंग के लिए अवेल है। अच्छा, बसेस भी तो हुकूमत कम है ना? हुकूमती सतह पर भी तो कोई नहीं ना, हुकूमती सतह पर कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। दूसरे नंबर पे ये बात ठीक कह रहे थे कि जो बिल्डिंग बनाता है वो अपने पैसे तो बचा रहा है, मगर आने वाले वक्त के लिए वो बहुत बुरा कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा जी, साजिद साहब आपसे सॉन्ग भी सुनेंगे, ये बातें तो चलती रहेंगी साथ साथ। क्या सुना रहे हैं आप हमें? वो मैं उस वक्त सकाफत पे बात कर रहा था, मेरा अपना लिखा हुआ गाना है। थोड़ा सा एक वक्त हुआ करता था कि हम दरियाओं पे बड़े बड़े जो बैराज होते थे वहां पर हम पिकनिक मनाने जाया करते थे, जुम्मे के जुम्मे छुट्टी वाले। आजकल वो दौर खत्म हो गया। अब बस वही एक याद है जो मैंने लिखी है जी जी, कि वो मैंने रिलीज भी किया अपने चैनल से जी। दरिया दी मण थे। अच्छा, क्या था दरिया दी मण थे, वो मैंने उसमें पेश किया है। जी जरूर। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो साजिद साहब ने बड़ा अच्छा सॉन्ग हमें सुनाया, बड़ा हमने एंजॉय किया। अच्छा, जिस तरह अभी हम शकीब बात कर रहे थे चीज़ों को कि बहुत सारी चीज़ें अभी हमें ज़रूरत है उनको ठीक करने की, सिस्टम को भी बेहतर बनाने की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, हम देखते हैं सिविल डिफेंस के रज़ाकार बहुत सारे हमें नज़र आ रहे होते हैं, वो जो शोबा है उस हवाले से भी हमें बताइएगा कि नौजवानों को उस तरफ कैसे लाया जा सकता है। जी आसमा, हमारा जो रज़ाकार का शोबा है ना, सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं, तो मैं बताता चलूँ मुल्तान में को लगभग इस वक्त भी जो हमारे पास रेगुलर बेसिस पे मुख्तलिफ जगहों पर जो काम कर रहे हैं हमारे सिविल डिफेंस के पेड वॉलंटियर्स, वो 250 प्लस में है। अच्छा, ये जो हमारे कोई भी शहरी पाकिस्तान का जिसकी एज 18 साल और उससे ज्यादा हो और फिजिकली फिट हो, वो सिविल डिफेंस का रज़ाकार बन सकता है। हम उनको अपने पास बतौर रज़ाकार एनरोल करते हैं। हमारे पास जब वो आते हैं लोग तो हम उनको एक फॉर्म उनसे फिल करवाते हैं और उसके बाद हम कुछ थोड़ा सा एक प्रोसीजर है जिसके बाद हम उनको बतौर रज़ाकार अपने पास एनरोल करते हैं। और फिर हम उनसे मुख्तलिफ जहां भी ज़िला इंतज़ामिया को ज़रूरत महसूस होती है, जहां कोई खुदा न खास्ता कोई डिजास्टर इस तरह से क्रिएट हो जाए, तो उसमें हम ज़िला इंतज़ामिया को अपने रज़ाकारों के जरिए असिस्ट कर रहे होते हैं। वो सैलाब है, वो ज़लज़ला है, वो कोई भी ऐसा मामला हो, तो हमारे रज़ाकार हर जगह पहुंचते भी हैं और बहुत सारी ड्यूटीज वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारे रज़ाकार आजकल डेंगी ड्यूटीज भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ ऑफिसर्स के साथ उनकी असिस्टेंस मौजूद होती है उनके अपने शोबाजात के हवाले से। और दूसरा हमारा एक बड़ा अहम शोबा है बम डिस्पोजल का। अच्छा। तो खुदा न खास्ता कहीं जैसे पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है अब तो खैर दहशतगर्दी से बहुत हद तक पाक भी है, महफूज भी है, लेकिन एक कुछ साल पहले तक ये सिलसिला आपको पता है कि दहशतगर्दी का बड़ा ही फैला हुआ था। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा जो बम डिस्पोजल का शोबा है वो अब भी एक्टिव होता है कि कहीं कोई यानी अवाम उन्नास देखते हैं कि कोई अनअटेंडेड बैग पड़ा है या इस तरह से कोई चीज देखते हैं कि जो मशकूक है और वो कोई बम हो भी सकता है, वो कोई एक्सप्लोसिव डिवाइस हो भी सकती है, तो हमारा बम डिस्पोजल का जो शोबा है वो वहां पहुंचता है,
कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ, और जो बॉम्ब डिस्पोजल है, डिफ्यूजल है, ये भी हमारे बॉम्ब डिस्पोजल की जिम्मेदारी है। सही। तो ये हमारे शोबे हैं जो काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, टाइम क्योंकि पता ही नहीं चला, बातें और जो है म्यूजिक साथ साथ चल रहा था, तो बिल्कुल टाइम जो है हमारा शॉर्ट हो गया। अभी तो शुकेब से बहुत सारी बातें थी जो हमने करनी थी और जानना था, तो इंशाल्लाह आपको दोबारा दावत देंगे और दोबारा आपसे जानेंगे इस बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, इनकी इन्फॉर्मेशन जो हमारे व्यूवर्स तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। साहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और जाते हुए आपसे जो है एक अच्छा सा सॉन्ग हम लाजमी सुनेंगे। कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं? ये भी मेरा अपना लिखा हुआ है। अच्छा। मेरा बचपन लिखा हुआ है इसमें। अच्छा। बाबा जी मुल्तान मुल्तान, जो बचपन में हम जो कुछ देखा है, जो देखते आ रहे हैं, क्योंकि न्यू जनरेशन को शायद उसका पता नहीं है, जो हमने देखा है, जो हमने अपने सकाफत के हवाले से देखा है। सॉन्ग सुनाइएगा, टाइम हमारे पास बहुत कम है। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जी चौधरी अतर मकबूल साहब, जो कि सियासी और समाजी रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और शुकेब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमने शुकेब को जो है थोड़ा रोक लिया, हमने कहा थोड़ा टाइम और दें, हमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमने करनी थी, तो बहुत ज्यादा इनकी मसरूफियात होती हैं, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा टाइम हमें दे दिया जाए। ये भी मेरे लिए अच्छा है ना कि आपके प्रोग्राम के जरिए से पब्लिक तक अवेयरनेस पहुंच सके। बिल्कुल ऐसे ही हमारी कोशिश भी यही होती है कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जितना हो सकता है यहाँ पे एक अच्छा मैसेज जा सके, जो अवेयरनेस है जिस तरह की पहुंचनी चाहिए आवाम तक, वो लाजमी पहुंच जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, क्या हालचाल है? ठीक ठाक है? क्या हो रहा है आजकल? बस ये आजकल अल्हम्दुलिल्लाह एक तो फार्मिंग वगैरह करवा रहा हूँ, और बाकी जो हालात मुल्क के हैं आपके सामने हैं। और फार्मिंग में मैं बेसिकली, वैसे तो मैंने जो है अपना MBA किया हुआ है फॉरेन अब्रॉड से, UK से, और उसके बाद इंडस्ट्री का भी मेरा काफ़ी एक्सपोजर है। लेकिन उसके बाद मैंने लाहौर में था, अपना सारा इंडस्ट्रियल सेटअप था। फिर मैंने देखा कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट लिया में, मैं बेसिकली आई बिलोंग टू करोड़ लालीसन, और मेरा ख्याल है ज़िला लिया एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, फिर तहसील करोड़ जाए और उसमें बैकवर्ड है। तो मैंने महसूस किया कि यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहिए। देन आई मूव बैक टू करोड़। मैं 2007 में आया, वहाँ पे मैंने इंडस्ट्री भी लगाई और साथ पॉलिटिक्स में भी आ गया। वहाँ से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है। इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आई वाज द टिकट होल्डर। और उसके साथ साथ मैंने जो फार्मिंग बेसिकली जो मेरे फादर का, क्योंकि हम लोग ज़राअत से वाबस्ते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलोंग्स टू ज़राअत, उसमें मैंने फिर न्यू टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाई। मैंने वहाँ पे टनल फार्मिंग स्टार्ट ली। अच्छा। और 2015 से मैं टनल फार्मिंग वहाँ पे कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर खैर टाइम टू टाइम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन एग्रीकल्चर ये वो सेक्टर है, अगर हमारी गवर्नमेंट इस पे काम करे तो दिस इज द ओनली वे कि हम दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। और हमेशा इस सेक्टर को इग्नोर किया गया है, लेकिन पिछली गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए गए जिससे फार्मर को बड़ा फ़ायदा हुआ और एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ गई ये बात। और टनल फार्मिंग में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कास्ट ज़्यादा आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है। और उसमें हमने बाकायदा लड़कों को ट्रेनिंग दिलवाई और वहाँ पे फार्मिंग की, और मुझे देख के मुझे खुशी हुई है कि मेरे इलाके में और बहुत सारे ज़मींदार इसको जो है ना अडॉप्ट किए हुए हैं। ये वो सेक्टर है एग्रीकल्चर का कि अगर आपके पास 2-3 एकड़ भी हैं तो उससे आप अपने पूरे साल का एक रीजनेबली प्रॉफिट गेन करके और अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। और तो आप क्या समझते हैं सर कि जिस तरह जदीद कामयाब काश्तकारी है उसको कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, किस तरह तब्दीली लाई जा सकती है? उसमें देखिए, सबसे पहले जो होता है ना, कुछ भी हो, आप अपने नेबरिंग कंट्री इंडिया को देख लें। सबसे पहले तो देखिए, जब तक हम अपने जो फार्मर है हमारा, उसको आला क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इस सेक्टर में काम नहीं किया गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी बहुत वीक साइड पे है। और अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर हमारे मुल्क में, अगर आज हम एग्रीकल्चर में अगर एक लेवल पे हैं, तो इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है प्राइवेट कंपनीज का है, क्योंकि उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए काफी इसमें काम किया है। गवर्नमेंट सेक्टर में इतना ज्यादा जितना काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। जब हम ग्रोअर को अच्छा सीड देंगे जिससे यील्ड इंप्रूव होगी आपकी,
जब यील्ड इंप्रूव होगी नेचुरली वो लो कॉस्ट पे भी काम कर जाएगा और उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। देखिए सबसे पहले इकोनॉमिक्स बनानी पड़ती है। अब जैसे इतने हाई इन्फ्लेशन दौर के अंदर फार्मर तो बेचारा प्रॉफिट नहीं गेन कर सकता। द ओनली दो रीजंस है, या तो हम उसकी इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस कर दें, अगर हम वो भी नहीं कर सकते ड्यू टू वर्ल्ड जो एक हमारी एक लिमिट होती है कि आप एक लेवल तक सब्सिडी दे सकते हैं, तो उसमें फिर यह है कि यील्ड ही ऐसी चीज है कि जो हमें प्रॉफिट में लेके जा सकती है। और उसके लिए यील्ड के लिए फार्मर की टेक्निकल नो हाउ बढ़ानी पड़ेगी और उसको टूल देने पड़ेंगे। और उसके अलावा सब फिर हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा जो इशू आ रहा है और अब तो बहुत ज्यादा नुमाया हो चुका है कि वो है वाटर की जो रिसोर्सेज है हमारे वो कम हो रहे हैं और हम लोग पानी का बड़ा ज़िया करते हैं। यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का कंसेप्ट बहुत कम है। मैंने वैसे अपनी फार्मिंग में हमने ड्रिप इंट्रोडक्शन भी करवाई है, उसकी हमारा सेटअप है उसमें, ठीक है, तो इससे पानी की सेविंग भी होती है और आपकी कॉस्ट भी बचती है। तो इस तरह के टूल्स वगैरह देखिए उसके लिए कॉस्ट चाहिए, पैसा चाहिए, फाइनेंसिंग चाहिए, इस पे बड़ा काम करने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट इस पे काम करे, यकीन करें कि यहाँ इतना पोटेंशियल है और ये वो वाहिद सेक्टर है जिससे हम दुनिया में तरक्की कर सकते हैं और बहुत सारा हम अपना जो है ना ये अपने फॉरेन रेमिटेंस को बढ़ा सकते हैं। और जनूबी पंजाब को हम देखें ज़राअत के हवाले से तो माशाल्लाह बहुत वसी है, बहुत रिच है यहाँ पर ज़राअत का काम होने। अच्छा, जिस तरह से अभी आप समझते हैं कि महंगाई हो गई है एकदम, अभी महंगाई का तूफान, तो हर बंदा जो है उसके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है चीज़ों को लेकर। आप क्या समझते हैं कि किस तरह ये हमारी मईशत पर जो है वो असर पड़ रहा है इसका, और एक आम बंदा जो है वो कितना मुतासिर हो रहा है? देखिए महंगाई कोविड की वजह से पूरी दुनिया में इसकी वेव आई है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए। लास्ट गवर्नमेंट भी यही बात कहती रही और इमरान खान साहब ने बार बार यही कहा कि हमने महंगाई को मैनेज किया हुआ है, बट इंटरनेशनली कोविड की वजह से जब पूरी दुनिया बंद हुई तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से रेट्स इंप्रूव होते हैं और पूरी दुनिया में इसकी वेव आई है। उसके बावजूद पाकिस्तान में मैं समझता हूँ एज कम्पेयर टू द रीजन महंगाई काफी कम थी। अभी रिसेंटली कुछ हमारे पे इम्पैक्ट जरा ज्यादा आ गया इन्फ्लेशन का, उसमें देखिए आम आदमी तो पिस रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी जो पर कैपिटा इनकम हमारी जो एवरेज है बहुत लो साइड पे है। और फिर उसके अलावा इन्फ्लेशन इम्पैक्ट उस पर जो आ रहा है उससे वो डिस्टर्ब तो बहुत ज़्यादा। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारी खुद साख्ता है जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बीइंग ए फार्मर एक बात कर रहा हूँ कि मैं बीइंग ए फार्मर, मैं जब वेजिटेबल लगाता हूँ, जब हमारी वेजिटेबल मार्केट में मंडी में जाती हैं, मंडी में जो हमें रेट मिलता है, जिसने ग्रो किया है, जिसने कास्ट लगाई है, उसको तो एक रीजनेबल प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन वही चीज जब मंडी से रिटेलर के पास आती है, मेरी अपनी उसमें कैलकुलेशन के मुताबिक वो डबल रेट पे उसको बेच रहे हैं। तो ये इन्फ्लेशन तो खुद साख्ता है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। उसमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स किए जाएं और उसमें कोई सिस्टम के तहत, हमारे यहाँ होता प्रॉब्लम क्या है, जो बेसिक प्रॉब्लम मैंने देखा है, जब महंगाई की एक वेव आती है, मीडिया में बात होती है, तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उस पर लग जाती है, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर वो इग्नोर कर देते हैं, फिर वही लोग जो लूट मार कर रहे होते हैं दोबारा शुरू हो जाते हैं। देखिए हमें इसके लिए मैं समझता हूं अगर इसको मैनेज करना है हमने महंगाई को, तो जैसे पंजाब, मेरा एक सोच है, मैं समझता हूं कि अगर कोई भी इसको अडेप्ट करेगा तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पंजाब में पंजाब फूड अथॉरिटी बनाई गई और उस पंजाब फूड अथॉरिटी ने रिमार्केबल काम किए हैं कि अब आप एक देहात में, विलेज में भी चले जाएं, अब यकीन करें कि उसने वहां पे कोई चीज भी रखी है उसके ऊपर उसने एक्सपायरी डेट लगाई होती है। पहले नहीं था ऐसा कंसेप्ट, छोटा सा कोई ढाबा भी है वहां पे जाली लगी हुई है, उन्होंने ये काम किया है। इसी तरह मैं समझता हूं कि अगर ऐसे ही कोई अथॉरिटी बना दी जाए जो परमानेंटली इसके ऊपर काम करे, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी जो महंगाई जो खुद साख्ता है वो उस पर कंट्रोल हो सकता है। बाकी जो इंटरनेशनल है, क्योंकि हम इंपोर्टेड कंट्री हैं, इंपोर्ट करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स हमारी इंपोर्ट होती है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको हमें बेयर करना होगा। उसके लिए हमें अपने लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना होगा, उनके लिए फाइनेंसेस अरेंज करनी होगी ताकि वो आपकी इनकम को इंप्रूव कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शकीब, आपसे मजीद भी जानेंगे, जिस तरह हम ट्रेनिंग की बात कर रहे थे और स्टाफ की बात, आप क्या समझते हैं कितनी कमी है स्टाफ की? अस्मा, हमारे जो महकमे की कैपेसिटी है, मैंने आपको बताया कि हमारे पास इस वक्त मेरे पास 5 इंस्ट्रक्शनल स्टाफ में 5 अफराद काम कर रहे हैं। ठीक है। मेरे ख्याल हमें तो 50 की जरूरत है और हर फर्द तक पहुंचने के लिए, हर इदारे तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम भी इतने अफराद की जरूरत है। और एक बहुत अहम चीज जो अंडरस्टैंड करने की है
वो जैसे अभी बात कर रहे थे कि यहाँ के किसान को प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। हाँ। कि वाटर क्राइसिस हमारा दैट इज लूमिंग अहेड, ठीक है, कि वो आइंदा के लिए हमें ये भी पता है कि हमें वाटर शॉर्टेज का सामना है, तो प्रिपेयर्ड होने की जरूरत है। बिल्कुल इसी तरह हादसात के हवाले से, आफात के हवाले से बिल्कुल हमें प्रिपेयर्डनेस के हवाले से हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा। और जो हमारा महकमा है सिविल डिफेंस, वो बेसिकली काम ही प्रिवेंशन पे करता है। कई दफा लोग मुझसे पूछते हैं कि जी रेस्क्यू 1112 भी मौजूद है तो सिविल डिफेंस क्या करता है। हाँ। तो मैं एक ही सिंगल स्टेटमेंट में बताता हूं कि हमारा काम आग लगने को रोकना है, और खुदा ना खास्ता जब लग जाए उसके बाद उनका काम शुरू होता है। यानी हम बिफोर फायर काम करते हैं। आपका फायर का ज्यादा उस पे है? जी, फायर एंड सेफ्टी दोनों। ठीक है। और जाहिर सी बात है क्योंकि आग ज्यादा एक हमारा कह लीजिए कि एक स्ट्रॉन्ग एनिमी है, तो हम इस पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो हम बेसिकली प्रिवेंशन पे काम करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आग ना लगे, हादसा ना हो, आफत ना आए। ठीक है। और अगर आ जाए तो फिर वो यानी बिफोर डिजास्टर हम काम कर रहे होते हैं। और खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाए तो आफ्टर इंसिडेंट रेस्क्यू का काम शुरू होता है। सही। तो इसलिए हमें बतौर कौम हर हवाले से प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है कि मुसीबत का कोई वक्त नहीं होता। हाँ, कोई पता नहीं चलता कब घर से लेकर किसी इदारे तक और किसी मुल्क तक और किसी इलाके तक मुसीबत का वक्त नहीं होता। ठीक है, तो हमें प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत। साहिल पर रहने वालों को समुद्री तूफान के हवाले से तैयार रहने की जरूरत है। सहरा में रहने वालों को सहराई तूफान के हवाले से, हम शहर में रहने वालों को आग और अर्बन फ्लडिंग के बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, एकदम पता चलता है कि हमारे मोहल्ले तालाब बन गए, हमारी सड़कें तालाब बन गई। तो क्या करना है कि खुदा न खास्ता करंट ना आ जाए, कोई तार ना टूट के गिरी पड़ी हो, तो हमें तैयार रहने की जरूरत है। और उस प्रिपेयर्डनेस में जो सिविल डिफेंस का रोल है वो बहुत अहम है। और नेचुरली हमारे पास उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, that needs to be made up by the definitely policy makers। अच्छा, वो वाकई ना आपके जाहिर सी बात है, कोई भी इस तरह हादसा हो तो जिस तरह अभी आपके रजाकार हैं, जो बहुत सारे लोग इस तरह आगे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और मदद के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, उनकी प्रॉपर क्या ट्रेनिंग होती है, उसके हवाले से भी हमें बताइएगा। जी, ये भी बड़ा अहम सवाल कि हमारे जो अपने रजाकार होते हैं उनको सबसे पहले यही हमारा जो इंस्ट्रक्शनल स्टाफ है, जिनको हम इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं, सिविल डिफेंस के इंस्ट्रक्टर्स, ये रजाकारों की तरबियत करते हैं। ठीक है। और ये जो हमारे ट्रेनिंग सेशंस हैं ये फ्रॉम टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। और जब ये हमारे पास काम कर रहे होते हैं और जो हमारे पास एनरोल्ड रजाकार होते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि जब वो अपने गली मोहल्लों में भी हों तो वो बाकी लोगों की निस्बत ज्यादा बेहतर तौर पर कारआमद साबित हो सके। सही। अगर वही तरबियत याफ्ता नहीं होंगे तो हमारा काम तो अधूरा रह जाएगा। तो हम जब रजाकारों को एनरोल करते हैं तो उनकी बाकायदा क्लासेस बनाकर और उनको सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग्स देते हैं। मैंने बताया कि जैसे हमारी सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग्स हैं वो एक वाइड अम्ब्रेला है, उसमें फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग भी आ रही होती है, रेस्क्यू की ट्रेनिंग भी आ रही होती है, इवैक्यूएशन की ट्रेनिंग भी आ रही होती है, और इवन ये कि उसके अलावा कि आपको जंग के हवाले से मैंने कहा हम अब भी तरबियत करवाते हैं कि खुदा न खास्ता अगर आपको मुस्तकबिल में कोई जंग लड़नी पड़ जाए तो आपको पता है बड़े मॉडर्न वॉर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स डे बाय डे इंप्रूव हो रहे हैं, बायोलॉजिकल वॉर वेपन्स यूज हो रहे हैं, केमिकल वेपन्स यूज हो रहे हैं। अभी हम सुनते हैं कि जहां पर मुख्तलिफ जंगें चल रही हैं, यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, तो कई दफा सुनने में मिलता है कि जी वहां पर यानी बायोलॉजिकल वेपन्स यूज किए गए, केमिकल। तो हमें भी तो हम मुख्तलिफ तरह के दुश्मनों का सामना है, अंदरूनी तौर पर भी, हमारे बॉर्डर्स पे भी, ईस्टर्न बॉर्डर पे भी। तो हमें अपनी कौम को, अपनी नौजवान नस्ल को, बिलखसूस हमारे तालिब इल्म को, हमारे नौजवान को सिविल डिफेंस की तरबियत के हवाले से खुद भी महकमे, ये जरूरी नहीं कि महकमा हर जगह हर फर्द तक पहुंच सके। ठीक है। ये पब्लिक ड्यूटी भी तो है कि हम तक पहुंचे, हमसे डिमांड करें, इदारे हमसे डिमांड करें और करते भी हैं। ये मैं आपको बताऊं कि हमारे पास बाकायदा इदारों की तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि हमें सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग्स करवाई जाए और हम फिर उसके लिए ट्रेनिंग अरेंज करते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी है? जी, हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, हमारे ऑफिशियल नंबर्स भी हैं, 1332 हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है। तो उस पे यानी किसी खुदा न खास्ता इमरजेंसी की सूरत में भी हमसे रब्ता किया जा सकता है। और हमारे ऑफिस के हवाले से भी कि हमारे ऑफिस में इदारे खुद भी अप्रोच करते हैं, हम एक्सेस करते हैं कि हमें सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग्स करवाई जाएं और फिर हम बाकायदा तौर पर प्लान करके उनके साथ कोऑर्डिनेट करके बाकायदा वहाँ पर सेशंस करते हैं अपनी तरबियती। सही। अच्छा, जिस तरह अभी हम एक अगर बात करें सियासी
इस टाइम जो सूरत हाल है, बहुत सारे हम ये देखते हैं कि ब्लेमिंग चल रही होती है, एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा एक असल मकसद है पाकिस्तान को लेकर, जिसके बारे में हमने सोचना है, जिसमें हमने एक आदमी, एक आम इंसान को भी लेकर चलना है, हम ये देखते हैं हम वहाँ पे पाकिस्तान की कोई बात नहीं हो रही थी, सारे एक दूसरे को ही बस ब्लेमिंग करते हैं, इल्जामात लगा रहे हैं, ये कर दिया, पिछली हुकूमत ने आई उसने ये कर दिया, उससे पिछली हुकूमत आई उसके ऊपर, मतलब आए दिन हम यही चीजें देख रहे होते हैं, पर हम ये नहीं सुन रहे होते कि पाकिस्तान के बारे में कहाँ बात हो रही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि इन चीजों को छोड़कर अब पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, पाकिस्तान के यहाँ पर जो लोग हैं उनके बारे में बात करनी चाहिए? जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने। हर एक को पहले तो देखिए हमारी प्रायोरिटी क्या है, पहला हमारा वतन होगा तो हम होंगे, बिल्कुल, और हमारी तो सारी पहचान और हमारी हर चीज़ बिलोंग टू पाकिस्तान है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो जातियात को इतना इन्वॉल्व कर दिया गया है कि हम लोगों ने, सर यकीन करें बड़ा मतलब सुन के भी अफसोस होता है कि आप, बिल्कुल एग्जैक्टली, जो जिन लोगों का पॉलिटिक्स से तल्लक नहीं है वो इसको बुरा फील करना शुरू हो गया कि ये शायद एक अच्छी चीज नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज है अगर आपकी बात फिर वो आ जाती है कि आपकी नीयत क्या है। हाँ। अगर आप नेक नीति से आए हैं इस सेक्टर के अंदर, आप यकीन करें कि जब आप किसी की हेल्प करते हो या किसी के काम आते हो तो जो वो दुआएं देता है, आप यकीन करें कि बड़ी स्कूल की नींद आती है बंदे को। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्योंकि पॉलिटिक्स और मकसद के लिए हो रही है, इसलिए ये जातियत वाला एलिमेंट बहुत ज्यादा आ गया है। मैं एक समझता हूँ एक बात को, अगर देखिए हमने अपने मुल्क को तरक्की देनी है, कोई भी पार्टी है, मैनिफेस्टो हर एक पार्टी के होते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स इस सेंस में चल रही है, स्पेशली जो रूरल एरियाज है वहाँ पे तो उनके एरियाज बने हुए हैं, पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट कम है, लोगों की पर्सनल अपने एक वो बना हुआ फील्ड बना हुआ है, उनका नेटवर्क बना हुआ है और नए लोगों को एंटर नहीं होने देते। फिर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारा जो बल्दियाती निज़ाम है उसको प्रॉपर तरीके से वो राइज नहीं हुआ। अगर वो राइज हो जाता तो नए लोगों को मौका मिलता, आम कॉमन मैन को मौका मिलता ऊपर आने का, उससे काफी चेंज आती है। लेकिन आजकल मीडिया, मैं समझता हूँ कि मीडिया की जहां बुराइयां होंगी वहां 100 अच्छाइयां भी हैं। और ये जो सोशल मीडिया है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है पहले से ज्यादा। अब लोग गलत को गलत कहते हैं, पहले लोग डरते थे, स्पेशली हमारे जनूबी पंजाब के अंदर देहातों में रहने वाले लोग डरते थे, बात करते हुए डरते थे। लेकिन अब लोग अपने राइट्स के लिए निकलते हैं। और जो मैं बात करना चाह रहा हूं, अगर हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, दुनिया के साथ कंपीट करना है, तो फिर हमें अपना जो है जुडिशरी सिस्टम इम्प्रूव करना होगा। और मेरी आला अदलिया से भी रिक्वेस्ट होगी कि उनको भी जो अब नीचे लोअर जुडिशरी है उसको बेहतर करें, इसके निज़ाम को फास्ट करें। क्योंकि जिस माशरे के अंदर, हमारा दीन भी यही कहता है, जिस माशरे में जस्टिस नहीं है वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमें अपनी सोसाइटी के अंदर जस्टिस को लाना होगा, फिर हमें जो हमारे 2-3 और चीजें हैं उसको हम बेहतर कर लेंगे। अब यकीन करें कि इतना पोटेंशियल है यहाँ पे, इतना हम लकी नेशन है कि जहां पे मेजॉरिटी जो है हमारी पॉपुलेशन वो यूथ बेस्ड है। और दुनिया में जो भी नेशन यूथ बेस्ड है वो तो ब्लेसिंग है, बट हम उसको अपनी यूथ को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज डेवलप भी कर रहे। देखिए एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसको जब आप एक अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, बल्कि मैं समझता हूं कि हमें जो है ना एजुकेशन में भी प्रायोरिटीज बनानी चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे भी वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है हमें, क्योंकि वह यहाँ पे बड़ा फुकदान है। हाँ। फिर मिडल ईस्ट में बड़ी डिमांड है उसकी। और एक जो बानिस्बत एक सिंपल ग्रेजुएट के जो शख्स जो टेक्निकल एजुकेशन वाला है उसकी सैलरी पैकेज भी ज्यादा है और ज्यादा खुशहाल है, उसकी डिमांड भी है। हम और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो बंदा ग्रेजुएशन कर लेता है, सिंपल ग्रेजुएशन कर लेता है, वो फिर कोई काम ही नहीं करता। एजुकेशन का मतलब ये तो नहीं कि आप काम ना करें, सिर्फ जॉब ही आपने करनी है। हाँ। एजुकेशन का मतलब है कि आप एजुकेट होके अपने जो फादर का ऑक्यूपेशन है उसको अडॉप्ट करें। फार्मिंग है, चाहे छोटा बिजनेस है, चाहे शॉप है, आप बेटर अंदाज में कर सकेंगे। और अब तो बड़ा जो बंदा जिद्दत के साथ काम कर रहा है वो प्रॉफिटेबल है, हर जगह पे उसकी डिमांड है। आप क्या समझते हैं हमारे यहाँ अभी किन चीजों की कमी है, जिनके कौन से ऐसी चीजों को हमें बेहतर करने की जरूरत है? अभी हम तो ये देखते हैं हमारी एजुकेशन बहुत ज्यादा महंगी है। अच्छा, अगर हम इलाज करवाने जा रहे हैं तो हमारा इलाज बहुत ज्यादा महंगा है। बहुत सारे अगर टैक्स तो बढ़ाए जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ाए जा रहे हैं। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी आपने हेल्थ की बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया, अब यकीन करें मैं बाहर लंदन पढ़ता रहा हूँ,
यूरोप के अंदर भी ऐसा पैकेज नहीं है। वहाँ पे भी जो फ्री में जो लोग अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं उसको उनको वेट करना पड़ता है और उसमें महीनों लग जाते हैं। लेकिन ये इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम था जिसमें आप ना किसी एमएनए के पास गए हैं ना कहीं पे बीएंगे पाकिस्तानी, अगर आपकी आईडी कार्ड आपके पास है, दिस इज़ योर हेल्थ कार्ड, और आप फिर उसमें कैटेगराइज नहीं किया गया और आपकी चॉइस पे छोड़ दिया गया, चाहे आप अच्छे बड़े अस्पताल में चले जाएं, चाहे अपने इलाके के हॉस्पिटल में चले जाएं। और जिन लोगों ने उसका यूज़ किया है उन्होंने उसको मतलब रिकग्नाइज किया कि दिस इज अ गुड एफर्ट। और इस तरह के प्रोग्राम हेल्थ में हमें हमारी जो अभी मौजूदा प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसको भी कंटिन्यू रखना चाहिए। देखिए किसी अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्टीज ने ना आपस में इतनी बड़ी बीच में दीवारें खड़ी कर ली हैं कि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमें चाहिए कि पहले बैठ के हम अपने एक कंसेंसस डेवलप करें कि हमने नेक्स्ट 10 ईयर्स में 20 ईयर्स में हमने करना क्या है, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होंगी, हमारी जुडिशरी से रिलेटेड पॉलिसीज क्या होंगी। मतलब इस चीजों को जब तक हम बैठ के डिसाइड नहीं करेंगे, अदरवाइज सोशल इसी तरह सोशल प्रोग्राम्स हैं, एक पार्टी आती है वो अपना सोशल प्रोग्राम चलाती है, लोग अभी स्टार्ट होते हैं मुस्तफिद होना शुरू होते हैं, दूसरी आदमी उसको वाइंड अप कर देती है। अच्छा अनफॉर्चुनेटली फिर जो लोग बेचारे डिस्कनेक्ट होते हैं उनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। तो ये हमें बैठ के डिसाइड करना कब तक हम ऐसे करते रहेंगे। देखिए अब वो वक्त आ गया है कि हम उस जगह पे पहुंच गए हैं, हमारे डेट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और हम कब तक भीख मांगते फिरेंगे लोगों के पास। हमें अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा और बड़ा पोटेंशियल है इस कंट्री के अंदर। यकीन करें अगर थोड़ी सी भी हम एफर्ट करें और इस मुल्क से ये जो एक करप्शन का नासूर हमारे मुल्क में मौजूद है इसको अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो डेकेड्स के अंदर, देखिए नेशन में साल 2 साल मैटर नहीं करते, एटलीस्ट कोई भी अगर एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाएगी उसके जो इफेक्ट्स आते हैं 4 to 5 ईयर्स के बाद आना शुरू होते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा हमें स्ट्रेटेजिकली ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पे है। अब मैं छोटी सी आपको बात बिल्कुल एक जो उम्मीद है वो इंसान को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। आमदीद कहते हैं। अच्छा शुकेब, जिस तरह आप टीचिंग में माशाल्लाह काफ़ी अरसा करते रहे हैं, अभी हम जैसे अखलाकियात पे भी बात कर रहे हैं, चीज़ों को तरबियत के हवाले से भी बात करेंगे, कितनी ज़रूरत है इस टाइम हमें? क्योंकि हम देखते हैं हमें अदम बर्दाश्त की कमी है, हम चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा अब हमारी जो यंग जनरेशन आ रही है वो भी थोड़ा सा बेसब्री का मुजाहरा ज़्यादा करती है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बतौर एक टीचर ना, जो मेरा अपना वर्क एक्सपीरियंस है, मैं उसमें 2-3 चीज़ें जो आपके सवाल के हवाले से, एक तो ये कि हमें दोबारा से अपनी तालीमी तरजीहात तय करने की ज़रूरत है। एक तो ये बहुत है कि जो हम फॉर्मल एजुकेशन जिस पे हम आज तक फोकस करते आए हैं ये कितना अरसा और चलेगी। मैं कोई रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जी जो हमारे बच्चे इस वक्त प्राइमरी एजुकेशन में आज हैं, जब भी अपनी 16 ईयर्स की एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो इस दुनिया में मौजूद जो 70% प्रोफेशंस हैं इस वक्त ये नहीं होंगे उनकी 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट करने पे। अब दुनिया नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जा रही है, मशीन लर्निंग की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चली गई है, बिजनेस का अंदाज बदल गया है, घर बैठे बैठे हम चीजें मंगवा लेते हैं, कपड़े, जूते, खाने पीने का सामान। ये आज से हमने एक अशरा पहले 10 साल 20 साल पहले तसव्वुर भी नहीं किया था और इससे कहीं आगे बहुत कुछ होने जा रहा है। वो जो इकबाल कहते थे ना, आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। हाँ। महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, तब दुनिया क्या से क्या हो गई है, हो रही है। तो हमें एक तो ये देखना है कि हमारी एजुकेशन क्या ये हमारे नौजवान को आने वाले कल के चैलेंजेस के लिए तैयार कर रही है। तो बतौर टीचर मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। हमें अपनी तालीमी तरजीहात को दोबारा से तय करने की जरूरत है। हमें स्किल बेस्ड नॉलेज चाहिए जिससे हमारा नौजवान ये तय कर सके कि जो देखिए, अच्छा और ये भी नहीं हुआ कि एक स्किल अब अगले 100 साल चलेगी। अब एक स्किल की जो लाइफ है वो भी 5 से 10 साल है। बिल्कुल। उसके बाद हमें अपनी स्किल तब्दील करनी पड़ेगी। अभी बात कर रहे थे हमारे दोस्त कि यही एग्रीकल्चर का है, क्या ड्रिप इरिगेशन, कि अब आप एक ड्रिप के जरिए से, एक छोटी सी वेन के जरिए से पानी पहुंचा रहे हैं, आप स्प्रिंकलिंग सिस्टम। अब आप ये उस दौर से निकल आए कि जब आप पानी बस खेतों में छोड़कर और घर चले जाते थे और उसके बाद आते थे 8 घंटे के बाद और सब कुछ भरा हुआ होता था। अब ना आपके पास वैसा पानी है ना उतना पानी है। ठीक है, हमारे पास फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस आ रहे हैं, हमें उसके हवाले से अपनी एग्रीकल्चरल जो प्रायोरिटीज हैं उनको तय करने की जरूरत है।
अब दुनिया बड़ी तेजी से तब्दील होती है। हाँ। डिजास्टर बड़ी तेजी से आते हैं लेकिन उनके असरात बहुत देर से जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक तो ये, दूसरा जो हमारी अपनी जो एथिक्स हैं, जो हमारी अपनी वैल्यूज हैं, उनके हवाले से हमें सोचने की जरूरत है कि कहां और किस तरीके से वो हिट हो रही हैं, टारगेट हो रही हैं। हम इखलाकी हवाले से डिटीरियोरेट हो रहे हैं, तो इसमें मायूस होने की जरूरत भी नहीं है। हमारी इंटेलिजेंशिया को, हमारे टीचर को, हमारे दानिश्वर तबके को, हमारे मजहबी दिमाग को, हमारे जो एक मुदब्बिर तबका है, उसको मिल बैठकर इस पर सोचने की जरूरत है कि हम एक अच्छा मुआशरा कैसे तख्लीक करें कि जहां पर हम एक दूसरे के मसाइल पर सिर्फ तनकीद और तबसरा ना कर रहे हों, उसके हल के लिए खुद आगे बढ़ सकें। वो बड़ी जरूरत है इस चीज की। जब आप मसाइलों को सुनेंगे तभी तो आप मसाइलों को हल करने की कोशिश कर सकेंगे। आप क्या समझते हैं कि जो हमारी सियासी इखलाकियात हैं उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए एजुकेट करने की जरूरत है। एक्चुअली एज ए नेशन हमें बहुत सारी चीजें, देखिए सबसे पहले होता है कि जो हमारा प्राइमरी स्कूल सेटअप है वहां पे एजुकेशन के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को इम्प्रूव करना होगा। बच्चे की पर्सनैलिटीज के जो चीजें हैं, फैक्टर्स हैं, बहुत सारी उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, सोशल ट्रेनिंग की जरूरत है। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। एग्जैक्टली। अब मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि मेरा आई बिलोंग टू पॉलिटिक्स, तो हम पॉलिटिशियन हैं, फोतगीज वगैरह होती हैं, हम कुलखानीस पे भी जाते हैं। अभी रिसेंटली बल्कि मैंने सोचा है मैं आज आपके मीडिया की तवज्जो से भी ये बात करूंगा, अपने जो हमारे उलमा कराम हैं, जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, वो जब कुलखानी होती है बड़ी स्पीचेस वगैरह कर रहे थे, हमें एजुकेट करने की जरूरत है। मैंने देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, कि जैसे हम कुलखानी से बाहर निकलते हैं तो वो वैसे एज ए सवाब के लिए वो उन्होंने फ्रूट्स वगैरह बांट रहे होते हैं, तो लोग वही मास में खड़े होकर वही खा के वही छिलके फेंक रहे होते हैं। बंदा कहता है यार इसको आप साइड पे रख दो या कोई डस्टबिन में डाल दो, इसको कौन साफ करेगा? मतलब मैं ये छोटी सी एक बात कर रहा हूं, मतलब ये ट्रेनिंग्स की। इसी तरह आप पॉलिटिक्स की बात करें, जब पॉलिटिक्स में उनको हम प्रॉपर एजुकेट ही नहीं करेंगे, उसको हम उनकी जो हमारे जो प्राइमरी लेवल पे जो, या हमारे घर में भी आप देखें, हमारा दीन कहता है कि झूठ ना बोलें, और हम इसको एज ए जोक झूठ बोलते हैं। घर में बाप बैठा होता है, बाहर कोई आता है तो वो बेटे को कहता है जाके कहो कि अबू घर पे नहीं है, तो हम क्या ट्रेन कर रहे हैं उसको? तो हमें बहुत सारी चीजों में काम करने की जरूरत है। और स्कूल में सिर्फ यही नहीं कि हमने उसको पढ़ाना है, हमें उसकी पर्सनैलिटी को भी इंप्रूव ग्रूम करना है। हाँ। जब हम उसको करेंगे, ग्रूम करेंगे, उसमें दो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बड़ा रोल है। एक हमारा जो प्राइमरी सेटअप है, और दूसरा हमारा जो रिलीजियस है, हमारे जो मदरसे हैं, वहां पे बड़ी जरूरत है, क्योंकि उनको मदरसों में जिन्होंने पढ़ के बाहर आना है, तो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है ना, हमारे वो जो रिलीजियस लोग हैं ना, उनकी बात को बड़ी जल्दी अडेप्ट करते हैं। हाँ। और लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं। हाँ, तो उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। अगर वो कौम को एजुकेट करेंगे, उनको बताएंगे, तो इंशाल्लाह हमारी जो चीजें ना बहुत सारी इंप्रूव हो जाएंगी। मैं समझता हूँ बहुत सारे। असमा, मैं भी कुछ सेकंड करना चाह रहा था अपने दोस्त को, कि एक तो ये कि हमारे जो तालीम के तो इदारे जो हैं, तालीमी इदारे हैं, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, असल में तरबियत जो शुरू होती है घर से होती है। बदकिस्मती ये है हमारी कुछ अरसे से कि पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमने अच्छी खुराक दे दी, अच्छा लिबास दे दिया, अच्छे ब्रांड का सूट ले दिया, बेहतरीन खाना खिला दिया, खुदा न खास्ता बच्चा बीमार हुआ तो एक बेहतरीन जो अपनी अकॉर्डिंग टू आवर पॉकेट हमने जो उसको मेडिकली ट्रीट कर लिया, करवा लिया, बस ये मेरी जिम्मेदारी है बतौर पेरेंट्स। अच्छा, उसके बाद ही तालीमी इदारे का काम है जी, बाकी तो मैंने अपना बच्चा दे दिया तालीमी इदारे को। लेकिन बुनियादी तरबियत का इदारा तो घर है ना, पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, बाकी जो खानदान के लोग होते हैं, रिश्तेदार। तालीमी इदारों का भी अगर हाल देखें तो वो भी बहुत पतला है। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर से निकल के तालीम चली गई प्राइवेट सेक्टर के पास। प्राइवेट सेक्टर के जहन में अब सिर्फ एक ही बात है कि बच्चे की मार्कशीट कैसे भर सकते हैं हम, हाँ, और के हम पूरे शहर में अपने बैनर कैसे लगा सकते हैं कि हमारे तालीमी इदारे ने इतनी पोजीशन में। हाँ। तरबियत वहां से भी गई। ना माँ बाप समझते हैं कि तरबियत हमारा काम, वो समझते हैं कि उस्ताद का काम है। टीचर ये समझता है कि मेरा काम बच्चे के लिए बेहतरीन मार्क्स लेने की, इसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग है। अच्छा, अब भी वो टीचर्स और स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा आ गया है। हम लोग वही ना चीजें आ गई कि हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते। टीचर भी आता है तो उसने जस्ट लेक्चर देना और उसके बाद घर चले जाना है। बिल्कुल ऐसा ही। उसके बाद तो ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हुआ ये है कि हम तालीम याफ्ता तो पहले से ज्यादा हैं, लेकिन हमारी जो सोशल ट्रेनिंग
जो हमारे रिलीजियस फ्रैक्शन को करनी चाहिए, जो हमारे उस्ताद को करनी चाहिए, जो हमारे माँ बाप को करनी चाहिए, हम उसमें पीछे आए। उसका हम रिजल्ट देखते हैं। हम नौजवान नस्ल को ब्लेम नहीं कर सकते। हमारे निज़ाम ने ऐसा कुछ उनके लिए किया ही नहीं कि जिसमें हम देखें कि वो इखलाकी हवाले से बड़ी अच्छी एथिक्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हों, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर, एक रिलीजियस पर्सन के तौर पर, एक आम ह्यूमन बीइंग के तौर पर। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर हमारा बच्चा वो वन व्हीलिंग कर रहा है तो उसमें कसूर तो बतौर पेरेंट्स का हमारा होगा, हमारे सिस्टम का है, हमारे तरबियती निज़ाम के खोखला होने का है। बस सिस्टम में अगर बेहतर हो जाए तो मैं समझती हूँ हमारे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हम समझते हैं कि ये इनको ठीक होना चाहिए, तो वो ठीक हो सकते हैं। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं लिया कि कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं, क्या क्या वहाँ मसले देखते हैं आप? देखिए, मसाइल तो बहुत हैं, क्योंकि लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं वहाँ पे। बेसिकली वहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, उनका जो प्रोफेशन है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं, और उसके अलावा फिर मजदूर तबका है वहाँ पे बहुत सारा। मैं समझता हूँ कि अगर लिया की पसमानदगी को अगर दूर करना है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत साफ ज़रूरत है। बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुई हैं, और अगर गवर्नमेंट लेवल पे वहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्रियल फ्री जोन, जैसे सुनने में आ रहा है चुबारा में लास्ट जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने अनाउंस किया था कि जो कोई 5-6 इन्होंने इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर किए थे, इसमें चुबारा को भी उन्होंने अनाउंस किया था। अगर वहाँ पे इंडस्ट्री ऐसा कोई जोन बनता है, ट्रेड फ्री जोन बनता है, तो मैं समझता हूँ बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे इलाके के बहुत सारे लोग कराची में, इस्लामाबाद में घर से दूर जाके बेचारे वो लेबर जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल। देखें, सिंपल सी बात है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी तो आप अपने बच्चों को एजुकेशन भी दोगे, आप अपने बच्चे को हेल्थ भी दोगे अच्छी, और सारा कुछ तो पैसे से है। तो उसके लिए जब एक बंदे के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो क्या कर सकेगा? मेजॉरिटी ऑफ द लोग बेचारे वहां पे, जो मैं अपने हल्के के हवाले से बात कर रहा हूं, गरीब लोग हैं। अब उनके पास ना पैसा है कि वो कोई कारोबार कर सकें, वो बैठे हुए हैं दर्जा चाहरम की जॉब के लिए बैठे हुए हैं, और गवर्नमेंट के पास तो इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि हर एक बंदे को जॉब प्रोवाइड कर सके। लेकिन हम उनके लिए अपॉर्चुनिटीज तो डेवलप कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको ये चाहिए कि अगर उन्होंने अपने इलाके के लोगों को उनकी वेलफेयर करनी है, उनकी हमें सबसे पहले हमें इकोनॉमिकली अपने इलाके को बूस्ट करना होगा। और उसको बूस्ट करने का क्या तरीका है? हमें उनके लिए अपॉर्चुनिटीज डेवलप करनी होगी, ऐसी पॉलिसीज बनाना होगी जिससे हमारी एग्रीकल्चर भी बेहतर हो, उनको आसान किस्तों में लोनिंग भी करें हम उनको। उसके अलावा लेबर्स के लिए हम कोई ना कोई इंडस्ट्री सेटअप लगाएं वहां पे, ताकि लोगों को जॉब्स क्रिएट हों, उनको जॉब्स, उससे रेवेन्यू भी डेवलप होगा, इलाका भी डेवलप होगा। और दूसरा, इंडस्ट्री का एक और फायदा होता है कि देखिए, हम बड़े पसमानदा हैं, एजुकेशन लेवल कम है, फिर इंडस्ट्री जब बड़े लेवल पे इंडस्ट्री लगेगी तो पढ़े लिखे लोग भी वहां आएंगे, तो उनके बच्चे भी वहां आएंगे, उनके साथ जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी भी सिविलाइजेशन होगी, इंप्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, रिसर्चर्स की कितनी जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरत है। इस सेक्टर में तो काम ही नहीं हुआ। इवन कि आप एग्रीकल्चर को देख लें, अगर आज हम कॉटन में, मैं खुद क्योंकि ग्रोअर भी हूं और प्लस मैं इंडस्ट्री से रिलेटेड था। पाकिस्तान में जो ये साल्वेंट एसोसिएशन है, जिसकी वजह से आज आपके कंट्री के अंदर सॉफ्ट ऑयल, कैनोला, सनफ्लावर, ये 89 में एक प्रोग्राम से प्लांट लगाए गए थे, जिनमें वन ऑफ द फर्स्ट प्लांट जिसका नाम था ट्रांसटेक लिमिटेड, हमने उसका नाम भी इसीलिए रखा था। खैर, मैंने तो उसको जब उसमें एज ए सीईओ मैंने काम किया हुआ है, उसको हमने बाय किया था फॉर द ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मकसद कहने का ये कि जो ये उसमें उन्होंने काम किया, उस वक्त हमने कहा जी ऑयल सीड प्रोग्राम हमने स्टार्ट करना है हमारे, क्योंकि पाकिस्तान में आफ्टर पेट्रोलियम जो सेकेंड बिगेस्ट इंपोर्ट हमारी है, वो आफ्टर पेट्रोलियम वो एडिबल ऑयल की है। बिलियंस डॉलर हम इसमें वेस्ट कर रहे हैं, बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री। होना तो ये चाहिए था कि हमारा ऑयल सफिशिएंट होता हमारे लिए, हमने इस पे काम ही नहीं किया। तो उसकी वजह क्या है कि रिसर्च नहीं हुई इसके ऊपर। इवन के कॉटन को देख लें, हम पिछले लास्ट 10 ईयर से एक ही फिगर है, वो हमारा 10 मिलियन बेल्स के ऊपर खड़े हैं। इंडिया 10 मिलियन से कहां तक चला गया? बिल्कुल, इसमें मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, रूही A10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा शकीब, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे आपके महकमे के हवाले से, मैं चाहूँगी कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन अवेयरनेस के हवाले से जो आप हमारे व्यूवर्स तक पहुँचा सकेंगे। अगर कोई भी जिस तरह घरों में सिलेंडर वगैरह के जो है फटने के वो बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं कि सिलेंडर फट जाता है जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान, जानी नुकसान भी पहुँच जाता है, उसके हवाले से भी कोई ट्रेनिंग्स दे रहे हैं आप लोग के घरों में किस तरह आपने जो है सिलेंडर को रखना है और उससे किस तरह आपने अपना बचाव भी करना है? आसमा, ये इंतहाई अहम सवाल है। हमारे यहाँ ये वाकयात अब आए रोज बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे पास अब एक तो ये कि जो हमारी जो पाइपलाइंस के जरिए सुई गैस का जो कॉन्सेप्ट है ये भी डे बाय डे कम हो रहा है। हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं गैस के हवाले से भी, बिजली के हवाले से भी हम बहरान का शिकार हैं। तो लोग फिर अल्टरनेट सोर्सेज की तरफ जाते हैं एनर्जी के। लकड़ी जलाने का रुझान शहरों में कम हो गया, लकड़ी मिलती नहीं है। अच्छा जी, नतीजा क्या होता है कि एलपीजी सिलेंडर्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दो चीजें बड़ी अहम है कि आपने एलपीजी सिलेंडर अगर बाय किया है तो वो मयारी हो। हमारे यहाँ दो बड़े इश्यूज हैं। एक तो ये कि हम फायर प्रिवेंशन के हवाले से जानते ही नहीं कि फायर प्रिवेंटिव मेजर्स होते क्या है। बतौर एक आम शहरी, एक खातूने खाना को नहीं पता कि अगर वो किचन में ले आई है एक एलपीजी सिलेंडर, उसके पास आ गया है, तो वो पड़ा कहाँ होना चाहिए, वेंटिलेशन कैसे होनी चाहिए, कौन सी खिड़की खुली होनी चाहिए, लोगों ने अंदर रखा हुआ था किचन के अंदर में। खैर मुझे तो बहुत डर लगता है सिलेंडर से। अच्छा, क्योंकि जब आप इसको अनसेफ वे में यूज कर रहे हैं तो आप समझ लें कि आप यू आर यूजिंग अ बॉम्ब, क्योंकि व्हेन इट अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट ब्लास्ट्स तो ये बॉम्ब की तरह से ही फटता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक तो ये कि हमारे यहाँ गैर मयारी जो चीजें बन रही हैं, यानी आपको बतौर बायर आप 200-400 रुपए बचाने की खातिर कभी गैर मयारी सिलेंडर ना खरीदें। ठीक है, ठीक है। आप जब उसके किचन में रखते कोशिश करें कि खुली जगह पर वो पड़ा हो और वहां से आपका पाइप भी आप अच्छा खरीदें। आप 100-50 रुपए बचाने की खातिर गैर मयारी पाइप ना खरीदें, फिटिंग अच्छी करवा लें, चूल्हा अच्छा खरीद लें। उससे आप सेफ हो जाएंगी, आपके बच्चे सेफ हो जाएंगे, आपका घर सेफ हो जाएगा। ठीक है। और फिर वही बात कि अगर खुदा न खास्ता कोई मिसहैप होने लगता है तो आपके पास एक यानी आपके किचन में एक फायर बकेट पड़ी हो जिसमें रेत हो, ठीक है, मिट्टी पड़ी हो थोड़ी सी, आपको भी पता हो एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर घर में 2-4 हज़ार रुपए का आता है बमुश्किल, लेकिन उससे अगर आपके सारे अहले खाना महफूज हैं तो क्या ये कोई बड़ी कीमत है? आप उसके लिए एक छोटी सी 10 मिनट की अगर आप एक तरबियत ले लेते हैं कि जिससे आपको उस फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना आ जाता है, तो क्या ये कोई बड़ी कीमत है? वही बात है कि हम ये चाहते हैं, मैं बतौर सिविल डिफेंस ऑफिसर तमाम लोगों से अपील करूंगा कि हम ये चाह रहे हैं बतौर एक महकमा कि हम पाकिस्तान में एक सेफ्टी कल्चर डेवलप करें और उसमें आप हमारे साथ शामिल हों, हमारी तरबियत हासिल करें, हम तक पहुंचे, हम आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब आप हम तक पहुंचेंगे और हम आप तक पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह हम एक महफूज मुआशरा, महफूज घर, एक महफूज पाकिस्तान बना सकेंगे। बिल्कुल, और ये बड़ा जरूरी है, तरबियत ये बड़ी जरूरी है, ट्रेनिंग होनी चाहिए इंसान को। अच्छा सर, जिस तरह अभी कैरोड़ पकड़ के हवाले से भी जानेंगे लिया के बारे में, तो कैरोड़ पकड़ के हाँ क्या मसाइल है? देखिए जी, मसाइल तो बहुत ज्यादा है वहाँ पे, क्योंकि पहले तवज्जो ही नहीं दी गई। जो भी हमारे लोग वहाँ पे नुमाइंदगी करते रहे हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होता है। देखें, आपको भी, आप बैठी हुई हैं, आपको करोड़ लाली सन का नाम मेरा ख्याल आप फर्स्ट टाइम आप सुन रही हैं, तो एक तो इंट्रोडक्शन होता है अपने इलाके का, और फिर वहाँ पे देखें हर कोई इलाका होता है, उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स भी होती हैं और कुछ वीकनेसेस होती हैं। वहाँ पे बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं, मतलब एग्रीकल्चर में वहाँ बड़ी एक जो है ना वो हमारी स्ट्रेंथ है। वहाँ पे हम इंडस रिवर के साथ हमारी जो लैंड है वो बड़ी फर्टाइल है। मैंने बल्कि मेरा इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है, मैं 2007 में हमारी पूरी तहसील में एक भी इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं था। मैंने जब वहाँ देखा, मैं बीइंग ए ग्रोअर, मैं भी राइस ग्रो करता था, तो मैंने वहाँ पे राइस मिल लगाई, और उस राइस मिल से क्या हुआ कि लोगों में मोटिवेशन आई और लोगों ने वहाँ पे राइस लगाना शुरू किया। अब बिलीव मी कि विद इन 10 ईयर्स 9 तहसील करोड़ कम अज कम मेरा ख्याल है 5 से 6 बिलियन का राइस जो है प्रोड्यूस कर रही है। और
बेस्ट क्वालिटी राइस है और वो अपर पंजाब में भी जाता है, एक्सपोर्ट भी होता है। और मुझे देख के बहुत सारे लोगों ने भी वहाँ राइस मिल्स लगाई, अब 6 से 7 राइस मिलें वहाँ लगी हुई हैं। तो मकसद कहने का ये है कि अवेयरनेस डेवलप करना था। इसी तरह हमारे जो बेचारे पुअर लोग हैं उनको मतलब अब जो आप कह लें कि लाइव स्टॉक कह लें, डेयरीज है, अब इसमें बड़ी डिमांड है, मिल्क की पूरी दुनिया में डिमांड है, पाकिस्तान में शॉर्टेज है, हम ड्राई मिल्क इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लोगों को नो हो नहीं है क्योंकि वो वही ओल्ड ट्रेडिशन से वही उसमें कर रहे हैं। अब नई जिद्दत आ गई है, मैंने इसमें भी काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अभी एक डेयरीज डेवलप किया वहाँ पे। अच्छा। और इंशाल्लाह हम लोगों को एजुकेट भी करेंगे और लोग आते भी हैं, हम उनको बताते भी हैं कि इनको न्यू टेक्निक्स के साथ आप कैसे इसको करेंगे, उससे आप वही एक एनिमल जो ट्रेडिशनली 8-10 लीटर देता है, वही अगर आप अच्छी उसको लेके आते हैं, हिफर्स लेके आते हैं, तो वही 30-40 लीटर पे आप उसको, और जब 30-40 लीटर प्रोड्यूस होगा मिल्क तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो मकसद कहने का ये होना तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट को इस लेवल पे काम करना चाहिए। और स्पेशली मैं समझता हूँ कि अगर हमने डिस्ट्रिक्ट लिया और स्पेशली तहसील करोड़ के लोगों को उनकी इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव करना है, तो उसमें हमें लोगों को वहाँ पे एजुकेट करना है, वोकेशनल साइड पे एजुकेट करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर एजुकेट करना है, उनकी हेल्प करनी है, उनको टूल्स देने हैं, और फिर वहाँ पे रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इम्प्रूव करना है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि गरीब लोगों के लिए हमें वहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके वहाँ पे लगवानी चाहिए ताकि एक आम आदमी है उसको रोजगार मिल सके। तो इससे मेरा इलाका मैं समझता हूँ तरक्की कर सकता है। अदरवाइज ठीक है, पॉलिसीज होती हैं, हमारी पॉलिटिक्स सिर्फ वो लोकल बॉडी पॉलिटिक्स बन चुकी है। वहां पे आके हमने स्ट्रीट कोई सड़क दे दी, कोई सोलर लगवा दिया, कोई रोड दे दिया और हमने कहा जी हमने आपको दे दिया, मुझे वोट दे दें। लेकिन और अनफॉर्चुनेटली टाइम लग जाता है, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो वोटर है वो भी नहीं पूछता कि भाई आप जो हमारी नुमाइंदगी के लिए असेंबली पे गए थे वहां पे हमारे लिए कौन सा बिल पास करवाया है, हमारे इलाके के मसाइल को आपने कैसे वहां पे किया। लेकिन जब तक आप वहां बताएंगे नहीं तो जो लाहौर में बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर है उसको नहीं पता कि क्या मसाइल क्या है। बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए और बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स तक पहुंची। शुक्रिया आपका फिर बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।